गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललन कांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम हर क्लास में कहते हैं और आज भी कहेंगे कि इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल में 95% भाग हम लोग कवर कर चुके हैं। 2 अध्याय या 3 अध्याय और बचा है, उसके बाद पूरी तरह भूगोल खत्म हो जाएगा। भूगोल के साथ हम झारखंड दरोगा का भी क्लास स्टार्ट किए हुए हैं दोस्तों, जिसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में 2 वीडियो अब तक झारखंड दरोगा से संबंधित हम डाले हैं, जिसका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगर आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से आप सर्च करते हैं तो सारे वीडियो अभी प्ले लिस्ट क्रिएट नहीं किए हैं, आज क्रिएट कर देंगे प्ले लिस्ट में। झारखंड दरोगा का प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो लास्ट जो हम अध्याय पढ़ा रहे थे दोस्तों, वो पूरी तरह हम कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन मेरा मोबाइल का स्विच ऑफ हो गया बीच में ही, जिस कारण वीडियो अधूरा रह गया। 10 या 15 मिनट का एक इसलिए उस लेक्चर को पूरा करने के लिए एक और छोटा सा लेक्चर हमको बनाना पड़ रहा है, जिससे कि वो अध्याय पूरा हो सके। और उस अध्याय का नाम है महासागरीय तापमान एवं लवणता तथा सागरीय निक्षेप एवं प्रवाल भीतियां। तो आइए दोस्तों, जो अध्याय है उसके बारे में थोड़ा सा मैं फिर से रिकैप कर देता हूं। ये है दोस्तों अध्याय का शीर्षक, महासागरीय जल में तापमान, लवणता एवं महासागरीय निक्षेप एवं प्रवाल भीतियां। यहां तक दोस्तों महासागरीय तापमान और लवणता हम भली भांति पढ़ा चुके थे। महासागरीय निक्षेप और प्रवाल भीतियां ये जो है ये भी पढ़ा दिए थे, लेकिन इस बीच में कब मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया ये हमें पता नहीं चला और हम वीडियो बनाते रह गए, पूरे कंप्लीट किए। तो देखे कि लास्ट में जब देखे कि वीडियो महासागरीय लवणता से थोड़ा सा सागरीय निक्षेप में हम गए थे, उसके बाद अपने आप मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जिस कारण शूटिंग पूरी नहीं हो पाई। तो माफी चाहूंगा मैं, और इससे आप लोग विशेष मतलब भी नहीं रखिएगा दोस्तों, अपने पढ़ाई से मतलब रखिए। तो आइए इसको पूरा करते हैं। महासागरीय तापमान थोड़ा सा धुंधला आ रहा है दोस्तों। महासागरीय तापमान जो क्या होता है, महासागरीय जल का यह एक भौतिक गुण होता है। महासागरीय तापमान महासागरीय जल का एक भौतिक गुण होता है। एक ही महासागर में भिन्न भिन्न स्थानों का तापमान भिन्न भिन्न होता है। इसके कई कारक होते हैं, कारक के बारे में भी हम बताए थे। तो महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं, ये है दैनिक तापमान की तीव्रता और की अवधि, वायुमंडल में सूर्य ताप का ह्रास, सागर सतह द्वारा सौर ऊर्जा की अंतरिक्ष में परावर्तित करना, जल की विशेषताएं जैसे खारापन, घनत्व और वाष्पीकरण का स्वभाव और मात्रा, प्राप्त उष्मा और विकसित उष्मा के मध्य संतुलन की स्थिति। छठा है दोस्तों वाष्पीकरण तथा संघनन के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा अथवा शीत वायु धाराओं का प्रवाह, स्थानीय मौसमी दशाएं और जलमग्न कटक की स्थिति और आकार। ये सारे जो है 8 कारक जो है महासागरीय तापमान का भिन्न भिन्न होने के कारक हैं। यह है प्रशांत महासागर का क्षतिज विचरण, यह है महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले का कारक जो है। और भी है दोस्तों अक्षांशीय स्थिति, सनातनी या प्रचलित पौने प्रिवलिंग पॉइंट, स्थल और जल का असमान वितरण, स्थल और जल का वितरण जो है, स्थल पर जल जो है और स्थल और जल का असमान वितरण है। महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट जिसको बोलते हैं, समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव, समीपवर्ती जल जो होते हैं, सागर के समीपवर्ती जल का तापमान जो है अधिक होता है, जबकि दूर स्थित समुद्र का तापमान अधिक होता है। सॉलिनिटी यानी कि लवणता, और प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल, आइस फ्लोस और आइस बर्ज, ये भी महासागरीय सागरीय लवणता को भली भांति हम पढ़ाए थे दोस्तों। 1000 जल में कितना प्रतिशत जो है लवण है, कितना ग्राम लवण है, 1000 ग्राम जल में कितना ग्राम लवण है, वही लवण की मात्रा उस जल की लवणता कहलाती है। जैसे 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम नमक है, यानी कि लवण है, नमक को ही लवण कहते हैं, तो उस जल की लवणता 35% है।
यानी कि प्रति 1000 ग्राम में लवण की मात्रा 35 ग्राम है। तो ये इसका परिभाषा है दोस्तों। और सागरीय जल की औसत लवणता भी 35 ही होती है। यहाँ है दोस्तों, यूं तो सागर में जो है 1884 ईस्वी में चैलेंजर अन्वेषण के समय डीटमार ने सागर में 47 प्रकार के लवणों की उपस्थिति का पता लगाया था। इनमें से 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक है, 27% पाया जाता है। 27 पॉइंट इतना ग्राम होता है। सोडियम की जल में लवणता 27.213 और प्रतिशत देखा जाए तो 77.80% महासागरों में ये सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड दूसरा है, ये मैग्नीशियम सल्फेट तीसरा है, कैल्शियम सल्फेट चौथा है, पोटेशियम सल्फेट पांचवा है, कैल्शियम सल्फेट छठा है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड सातवां है। दोस्तों फिर से एक बार कर लेते हैं। सोडियम से शुरू होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम 11 है इसका परमाणु संख्या, उसके 12वां मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर क्लोराइड खत्म हो गया सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये 5 गो हो गया सल्फेट में। और उसके बाद एक तो कैल्शियम कार्बोनेट में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये है 7 लवण, मुख्य लवण है जिसकी लवणता इस प्रकार है। सबसे अधिक लवणता सोडियम क्लोराइड की होती है और 35% सागरीय जल की औसत लवणता होती है। ये देखिए महासागरों की औसत लवणता जो है 33% से 37% के बीच होता है, परंतु महासागरों की औसत लवणता 35% होती है। नदियों द्वारा लाए गए लवणों में कैल्शियम की मात्रा 60% होती है, जबकि सागरीय लवणों में सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग 78% होता है, 77.80%। सागरीय जल में जो सागरीय जल जो होते हैं उसके द्वारा लाए गए जल में नदियों द्वारा लाए गए जल में जल की लवणता जो है 60% होती है, 60% होती है सोडियम क्लोराइड की मात्रा, जबकि नदियों के लवण में सोडियम क्लोराइड की मात्रा मात्र 2% होता है। लवण को नियंत्रित करने वाले कारक जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के कारक हैं, वाष्पीकरण है, वर्षा है, नदी के जल का आगमन, पवन, सागरीय धाराएं, लहरें आदि प्रमुख है। समान रूप से वर्षा के कारण लवणता घटती है, जबकि वाष्पीकरण के कारण वाष्पीकरण जब होती है तो लवणता में वृद्धि होती है। लवणता का वितरण जो है ये इस प्रकार है दोस्तों। महासागरों की औसत लवणता इस प्रकार है। सबसे अधिक लवणता जो होती है वो है टर्की का वान झील की लवणता सबसे अधिक तुर्की में है। ग्रेट साल्ट लेक की लवणता 220 है और अरब सागर की लवणता 36% है, जबकि बंगाल की खाड़ी की लवणता 30 है। और मृत सागर की लवणता, डेड सागर की लवणता कितनी है? 238% है। हिंद महासागर की लवणता 35% होती है। जो औसत लवणता जो है महासागरों की वही हिंद महासागर की लवणता है, यानी कि हिंद महासागर की जल की लवणता आदर्श अवस्था में होती है। अटलांटिक महासागर की लवणता 36% है, यानी कि हिंद महासागर से जस्ट 1 होता है। प्रशांत महासागर की लवणता 31 से 35% होता है, यानी कि ये भी आदर्श अवस्था में ही है ना। तो ये है। और उसके बाद आर्कटिक सागर और अंटार्कटिक सागर की लवणता देखा जाए तो और भी कम होगा, क्योंकि वहां फ्रेश वाटर बर्फ से हिमानी से बर्फ पिघल समुद्र में मिलते रहते हैं, तो वहां फ्रेश वाटर अधिक रहता है। महासागरीय निक्षेप, दोस्तों यहां से आज हम पढ़ाना शुरू करेंगे। महासागरीय निक्षेप क्या होता है? महासागरीय निक्षेप कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे आदि समुद्र तल के नीचे जमा हो जाना, ये सागरीय निक्षेप कहलाते हैं। जैसे समुद्र में भी बहुत प्रकार के जीव होते हैं, जिस प्रकार स्थल मंडल पर जीव हम देखते हैं, उसी प्रकार इससे कहीं हजारों गुना जीव जो है और बड़े बड़े विशालकाय जीव समुद्र में पाए जाते हैं। जब ये मर जाते हैं तो समुद्री तल, यानी कि समुद्र तल के नीचे जो जमीन है वहां जाके बैठ जाते हैं, वही इसी को हम लोग सागरीय निक्षेप कहते हैं। तो सागरीय निक्षेप का कॉन्सेप्ट पूरी तरह आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऐसे में लिख दिया हूं इसलिए ताकि आपको नोट्स अलग से बनाने की आवश्यकता ना पड़े। महासागरीय नितल पर अवसादों के जमाव को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। वैज्ञानिक मरे और रेनाल्ड ने इसके विषय में विशेष
जानकारी दी है। ये अवसाद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये अवसाद जो आते हैं दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार से आते हैं। स्थलीय या भूमिज होते हैं, स्थलीय या भूमिज होते हैं। ये स्थलीय भाग से अपर्दन और अपक्षय से प्राप्त होते हैं। अपर्दन और अक्षय से, ये नदियों द्वारा जो अपर्दन और अक्षय होता है, घिस कर माने चट्टानों का घिस कर गिराना, वो है अपक्षय। और अपर्दन जो होता है वहां से एक जगह से दूसरे जगह नदियों द्वारा उड़ा अपने साथ जल के साथ ले जाना, वो अपर्दन कहलाता है। अक्षय अपर्दन के पदार्थ हैं। स्थल से सागर की ओर जाने वाली इनके कणों का आकार घटता जाता है, और वो कण जो है, जो अक्षय होकर नदियों द्वारा जो अक्षय किया जाता है, उसके बाद जब अपर्दन होकर आगे बढ़ने लगता है तो वो कण भी, उसके कण भी आपस में टकराते हैं और वो कण छोटे होते चले जाते हैं। सागर नदियों से अपर्दन के बाद सागर की ओर बढ़ने पर कण का आकार छोटा हो जाता है। इस प्रकार वे कण 3 प्रकार के कहलाते हैं, बजरी, रेत और पंख। बजरी बड़ा कण होता है, उससे छोटा कण रेत यानी कि बालू के रूप में होता है। बजरी में बड़े बड़े कण होते हैं, बहुत बड़े बड़े कण होते हैं। पंख कीचड़ हो गया, कीचड़ 3 प्रकार के विभाजित। पंख मड यानी कि कीचड़ हो गया, कि रंग के अनुसार 3 प्रकार, नीले, लाल और हरे। नीले, लाल और हरे रंग के होते हैं। नीले, लाल और हरे रंग के होते हैं। ये प्रारंभिक रंग भी इसको माना गया है। इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है। इसमें चूने की रंगों के आधार पर निक्षेपों का वर्गीकरण मरे ने किया है। नीले रंग के पंख में लोह ऑक्साइड, नीले रंग के पंख में लोह ऑक्साइड, नीला जो होता है, जैसे लोहे के जितने बने कंपाउंड होंगे दोस्तों, लोहे का बना जो अम्ल होता है, इसे फेरस सल्फेट या फेरिक सल्फेट, ये नीले रंग के होते हैं। ये नीले रंग के होते हैं, नीले रंग के होते हैं। नीले रंग के यूं तो कॉपर के होने चाहिए, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है लोहे का। नीले रंग का पंख में लोह सल्फाइड और लोह ऑक्साइड होता है। लोह सल्फाइड और लोह ऑक्साइड होता है। जबकि लाल रंग के पंख में केवल लोह ऑक्साइड होता है, और हरे रंग के पंख में लोह सल्फाइड होता है। लोह सल्फाइड होता है, लोह सिलिकेट होता है। सॉरी दोस्तों, लोह सिलिकेट होता है। हरे रंग के पंख में लोह सिलिकेट की अधिकता होती है। दोस्तों एक बार, नीले रंग के पंख में लोह सल्फाइड और लोह ऑक्साइड होता है, लाल रंग के पंख में लोह ऑक्साइड होता है, और हरे रंग के पंख में लोह सिलिकेट की अधिकता होती है। पंख में पाए जाने वाले खनिज ही इनके रंगों का निर्धारण करता है। पंख में पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं वही इसके रंग का निर्धारण करते हैं। स्थलीय और भूमिज भाग दूसरा है, ये दूसरा 2 नंबर होना चाहिए दोस्तों। जैविक पदार्थ, इसे कार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है। इसमें सागरीय जीवों का अस्थिपंजर या वनस्पतियों का अवशेष आते हैं। इसमें 2 प्रकार, ये 2 वर्ग में आते हैं। नेरेटिक या तट तलवासी जीवों के अवशेष जिसमें चूना की प्रधानता होती है। नेरेटिक या तट तलवासी जीवों का अवशेष जिसमें चूना प्रधान है, कि प्रवाल जो होते हैं, प्रवाल द्वीप जो होते हैं वो आ गए। और एक है पेलेजिक या अगाध सागर प्रथ पदार्थ, इन्हें सिंधु पंख, इसे सिंधु पंख या उज कहा जाता है। ये पदार्थ 100 फैदम या अधिक गहराई पर मिलते हैं। ये 100 फैदम या अधिक गहराई पर मिलते हैं। चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर इन 2 उप प्रकारों में विभक्त किया गया है। एक चूना प्रधान उज, एक चूना प्रधान उज। इसमें इसके भी 2 प्रकार होते हैं, टेरापोज उज और ग्लोबी जेरिना उज। टेरापोज उज और ग्लोबी जेरिना उज। दूसरा इसका है दोस्तों सिलिका प्रधान उज। एक चूना प्रधान उज, दूसरा सिलिका प्रधान उज। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, रेडियो लेरियन उज, रेडियो लेरियन उज और डाइटम उज। ये सभी नाम उन जीवों और वनस्पतियों के हैं जिनके अवशेष से इनका निर्माण हुआ है। ये पूरा क्लियर हो गया दोस्तों। और तीसरा है अकार्बनिक पदार्थ। पेलेजिक निक्षेपों में लाल मृत्तिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पेलेजिक निक्षेपों में जो होती है दोस्तों, इनके पेलेजिक निक्षेप उसे कहते हैं जो सागरीय जीव जंतु मर के महासागर के नीचे बैठ जाते हैं, उसमें लाल मृत्तिका सबसे अधिक होता है। इसमें एल्युमिनियम के सिलिकेट एवं लोहे के ऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। ये लाल मृत्तिका में क्या होता है, लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के सिलिकेट सर्वाधिक मात्रा में आते हैं। प्रायः सभी महासागरों के गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है। प्रायः सभी महासागरों के गहनतम
भागों में, यानी कि एकदम जमीन पर लाल मृतिका पाया जाता है। यह महासागरों के लगभग 38% भाग पर फैली है। यह महासागरों में लगभग 38% भाग पर फैली है और प्रशांत महासागर में आधे से अधिक नितल जो है लाल मृतिका से ढके हुए हैं। प्रवाल भित्तियां क्या होती है दोस्तों? प्रवाल भित्तियां जो होती है दोस्तों, छिछले समुद्र, जहां समुद्र का जल कम होता है, वहां टेम्परेचर जो जहां अधिक होता है, वहां मूंगा एक द्वीप पाए जाते हैं। मूंगा एक द्वीप पाए जाते हैं, मूंगा एक द्वीप कहते हैं। मूंगा द्वीप तो होता ही है, मूंगा से बने द्वीप को मूंगा द्वीप कहते हैं। मूंगा एक जीव होते हैं दोस्तों। अब हम बताएंगे कि प्रवाल भित्तियां कैसे निर्मित होती है। तो मूंगा जो द्वीप होता है, जीव जो होते हैं, वो जब मर जाते हैं तो नीचे समुद्र तल पर बैठ जाएंगे, वहीं उसी के अस्थि पंजर हड्डी में दूसरे मूंगा जीव जाके रहने लगते हैं और ये एक साथ कई करोड़ों जीव एक साथ विचरण करते हैं और एक दूसरे के अस्थि पंजर में रहते चले जाते हैं और इस प्रकार से एक समुद्र में द्वीप सा बना दिया जाता है। जैसे अपना भारत का लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार के पास कुछ द्वीप ऐसे हैं जो कोरल द्वीप है, यानी कि मूंगा द्वीप है, यानी कि प्रवाल भित्ति है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे होता है। अब आइए प्रवाल भित्ति जो होते हैं, प्रवाल द्वीप जो होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। ये अधिकांशतः जैव विविधता अंतः सागरीय स्थलाकृतियां है। ये अंतर सागर के अंदर भी होते हैं और सागर के जब ऊपर उठ गया तो इसको हम लोग द्वीप कहते हैं। इसका निर्माण मूंगा और कोरल पॉलिप नामक समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों से हुआ है। मूंगा को हम लोग कोरल पॉलिप भी बोलते हैं। मूंगा को अंग्रेजी में कोरल पॉलिप बोला जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मूंगा को हम लोग हिंदी में मूंगा बोलते हैं जीव को, जबकि उसका अंग्रेजी में कोरल पॉलिप बोला जाता है। इसलिए इसको कोरल आइलैंड भी बोलते हैं या मूंगा द्वीप भी बोलते हैं। कई बार हम लोग कोरल द्वीप भी पूछ दिया जाता है। नामक समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों से हुआ। ये चूना प्रधान होते हैं, ये चूना प्रधान द्वीप होते हैं दोस्तों। चूना जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, तो उसी से निर्मित होता है। ये कठोर चट्टान होते हैं, काफी कठोर चट्टान होते हैं। प्रवाल भित्तियों का विकास उष्णकटिबंधीय सागरों में 15 से 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य किसी द्वीप या तट के सहारे 200 से 300 मीटर की गहराई पर स्थित अंतः सागरीय चबूतरों पर होता है, जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। यानी कि मूंगा द्वीप को पनपने के लिए सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में चाहिए, इसलिए दोनों गोलार्धों में 15 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच प्रवाल द्वीप या प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। और समुद्र 200 से 300 मीटर गहरी समुद्र, जहां सूर्य के प्रकाश अच्छी से समुद्र तल तक पहुंचते हैं, वहीं पर इसका निर्माण होता है, जहां सूर्य का प्रकाश। इसके विकास के लिए 20 से 22 डिग्री औसत तापमान की आवश्यकता होती है और वहां समुद्र तल का तापमान भी 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, जो लगभग पिछले समुद्र में पाया जाता है। इसलिए इसका विकास भी जो होता है मूंगा द्वीप यानी कोरल द्वीप का, कोरल आइलैंड का जो विकास होता है, कोरल आइलैंड का जो विकास होता है, कोरल पॉलिप आइलैंड का जो विकास होता है, उसका छिछले समुद्र यानी कि कम पानी वाले समुद्र में, जहां यहां तक पानी हो, लगभग छाती तक या डुबांग माथा भर पानी हो, वहीं पर इसका निर्माण होता है। 300 से 400 मीटर, ये बहुत ज्यादा, 300 से 400 फीट हो गया, ये बहुत ही ज्यादा हो गया। लगभग यहां से लेकर 300-400 फीट तक, लेकिन 100 मीटर तक लगभग। अधिक लवणता और पूर्ण स्वच्छ जल दोनों ही इसके लिए विकास के लिए हानिकारक है। ये अधिक लवणता और वाले जल या अधिक स्वच्छ जल दोनों ही इसके लिए खतरनाक होते हैं और दोनों की उपस्थिति के कारण वहां के सागरों में प्रवाल द्वीप निर्माण नहीं होता है। प्रवाल को समुचित विकसित होने के लिए औसत लवणता 25 से 30 के बीच होनी चाहिए। जिस जल में प्रवाल द्वीप का विकास होता है, उस वहां के जल की लवणता 20 से 25 के बीच है। जैसे अरब सागर में अपना जो है लक्षद्वीप है, जबकि अरब सागर के जल की लवणता 36 है।
तो लगभग लगभग परफेक्ट है। वहां के आसपास यानी कि जहां पर सब जगह की लवणता, जैसे अरब सागर में सब जगह की लवणता एक समान नहीं होगी, रही होगी। छिछले समुद्र पर भी 20 से 22 डिग्री की टेम्परेचर रहा होगा और 200 से 300 फीट की गहराई रही होगी, और ये जो लवणता जो होगी वो 25 से 30% रही होगी। वहीं पर लक्षद्वीप का निर्माण हुआ। तरंगी लहरों अवधाराएं प्रवाल के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तरंगी लहरें हैं, सागरीय तरंग जो होते हैं, यानी कि ओशियन करेंट, ओशियन वेव्स एंड करंट, ओशियन वेव एंड करंट, जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे दोस्तों चैप्टर सागरीय तरंग एवं धाराएं जो पढ़े थे, वो प्रवाल के विकास के लिए लाभदायक होते हैं। प्रवाल भित्तियां मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति, फ्रिंजिंग रीफ्स, अवरोधक प्रवाल भित्ति या प्रवाल रोधिका बैरियर रीफ, और प्रवाल वलय या अटॉल, ये 3 प्रकार के प्रवाल होते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति, यह तट के समांतर बनी प्रवाल भित्तियां है। कोई भी तट के समांतर, जैसे कोई किसी भी देश का समुद्री तट जो होता है उसके समांतर एक रेखा में ये बनी होती है, तो उसको तटीय प्रवाल भित्तियां कहते हैं। भारत में मन्नार की खाड़ी और यूएसए में दक्षिण फ्लोरिडा की खाड़ी प्रवाल भित्ति, दक्षिण फ्लोरिडा जो है प्रवाल भित्तियां है। भारत में मन्नार की खाड़ी जो है तटीय प्रवाल भित्ति के उदाहरण है। तटीय प्रवाल भित्ति के उदाहरण है मन्नार की खाड़ी, भारत में तटीय प्रवाल भित्ति के उदाहरण है। दूसरा है दोस्तों अवरोधक प्रवाल भित्ति या प्रवाल रोधिका बैरियर रीफ। ये तट से कुछ दूरी पर पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियां हैं, और ये तट से कुछ दूरी पर, ये दोस्तों समुद्री तट से कुछ दूरी पर पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियां हैं। इसके बीच भागों में लेगुन झील मिलते हैं, और इसके बीच भाग में लेगुन झील भी मिलती है। द्वीप जब ऊपर उठ जाते हैं तो उसमें लेगुन झील, पानी घुस जाता है, लेगुन झील मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समीप स्थित ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे लंबी प्रवाल रोधिका है, जो 1200 मील की लंबाई में फैला हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है। वह दुनिया का सबसे बड़ा, यानी कि जमीन पर सबसे बड़ा स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है। बैरियर रीफ है, उसको द ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। प्रवाल वलय या एटॉल, या किसी द्वीप या तट को प्रवाल भित्तियों द्वारा चारों ओर से घिरे हुए होते हैं, जैसे फुजी द्वीप, फुराफुटी अटॉल आदि। फुजी द्वीप, फुराफुटी अटॉल, ये सब जो है एक गोलाकार रूप में वलय के समान द्वीप का निर्माण होता है। तो ये सब जो है फुजी अटॉल, फुराफुजी अटॉल, ये कभी कभार ये चट्टान जो है जमीन के अंदर भी होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो उसको हम लोग जैसे लक्षद्वीप के रूप में जानते हैं। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के साथ संबंधित सिद्धांत, डार्विन का अवतरण का सिद्धांत, मरे का स्थिर स्थल का सिद्धांत, डेली का हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत। डेविस ने अपनी पुस्तक द कोरल रीफ प्रॉब्लम में प्रवाल भित्तियों से संबंधित 12 सिद्धांतों की विवेचना कर डार्विन के सिद्धांत को सर्वाधिक उपयुक्त बताया है। डेविस ने डार्विन के सिद्धांत को सर्वाधिक उपयुक्त बताया, साथ ही डेली के सिद्धांत को भी मिलाकर देखने की सलाह दिया था, समर्थन किया था। तो डार्विन का अवतरण का सिद्धांत प्रवाली भित्तियों के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, और डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का भी समर्थन किया था। प्रवाल भित्तियां, प्रवाल विरंजन को ज़ूजेनथले नामक सूक्ष्म शैवाल में सहजीवी संबंध होता है। ज़ूजेनथले जो होता है एक सूक्ष्म शैवाल है, उसका प्रवाल जीवों से यानी कि मूंगा जीवों से सहजीवी संबंध होता है, यानी कि उसका वह सेवन करते हैं। ज़ूजेनथले नामक सूक्ष्म जीवों का सेवन करते हैं। कौन? मूंगा जीव, प्रवाल जीव जिसको बोलते हैं। और ये शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तथा
इसमें प्राप्त पोषक पदार्थों को तथा इनसे प्राप्त पोषक पदार्थों को परवाल यानी कि मूंगा द्वीप जो होते हैं वो भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। परंतु जब तापमान वृद्धि, एल नीनो परिघटना या अवसाद, गाद जमा होने, समुद्री प्रदूषण और परवालों में संक्रमण रोग आदि होने से जूजन थैले शैवाल समाप्त जूजन थैले शैवाल जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं, जिस कारण मूंगा द्वीप को भोजन नहीं मिल पाता है और मूंगा द्वीप भी समाप्त होने लगे हैं या उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है। तो शैवालों का रंग श्वेत हो जाता है और शैवाल जो हरा जो होता है वो श्वेत हो जाते हैं, जिसे हम लोग परवाल विरंजन कहते हैं। और शैवाल का रंग जब हरा हो गया तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, तो उसका रंग जो है जूजन थैले समाप्त हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाता है और उसका रंग भी हरा से सफेद हो जाता है। इसको हम लोग परवाल विरंजन कहते हैं। ये अंततः परवाल विनाश की दशा का निर्माण करते हैं और अंत में ये परवाल द्वीप, जो परवाल से जो द्वीप बनते हैं या पानी के अंदर कटक बनते हैं, उसके विनाश को विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं। परवाल विरंजन की घटना का अल्फ्रेड मेयर द्वारा 1919 ईस्वी में ही अवलोकन कर लिया गया था, परंतु इस प्रक्रिया तथा घटना के प्रति विश्व के अन्य वैज्ञानिकों का ध्यान वर्ष 1998 में आकर्षित हुआ, जब केन्या तट के पास तथा हिंद महासागर के द्वीपों तथा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, अंडमान मालदीव लक्षद्वीप आदि के 70% से अधिक प्रवालों की मृत्यु हो गई। 1998 में ध्यान आकर्षित तब हुआ जब अंडमान, मालदीव और लक्षद्वीप, ये सब प्रवाल द्वीप है, उनमें 70% प्रवालों का, मूंगा द्वीपों का मृत्यु हो गया। जब उसको भोजन नहीं मिलने लगा तो उसकी मृत्यु हो गई। वर्ष 1997 से 98 की परिघटना के कारण पूरे विश्व में परवाल विरंजन का अभूतपूर्व घटनाएं हुई। परवाल विरंजन की 1997-98 में एल नीनो की परिघटना हुई थी, जिसमें पूरे विश्व में अभूतपूर्व परवाल विरंजन की घटना हुई, यानी कि जूजन थैले जीव जो था उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, जिस कारण वो परवाल विरंजन से में बदल गया, जिससे परवाल भारी मात्रा में नष्ट हो गया और परवाल विनाश की संज्ञा इसे परवाल विनाश की संज्ञा दी जाती है। उस 97-98 की एल नीनो के काल में जो परवाल विनाश हुआ उसको परवाल विनाश की संज्ञा दी जाती है। भूमंडलीय ताप वृद्धि को परवाल विरंजन का प्रमुख भूमंडलीय जो होता है कि वायुमंडलीय ताप जो है उसमें वृद्धि जो हो रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी परवाल विरंजन का प्रमुख कारक के रूप में चिन्हित किया गया। समुद्री सतह का तापमान बढ़ने से सौर विकिरण, गाद जमा होने, परवालों का ब्लैक बैंड रोग या कोरल प्लेग या जेनोबाइटिक्स उपयावयव प्रकटीकरण, अकार्बनिक पोषक तत्वों और मीठे जल के संपर्क के कारण जल की सांद्रता कम होने और एपीजूटिक्स सहित परवाल पर्यावरण में मानव जनित प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण परवाल भित्ति का विरंजन होता है। परवाल भित्ति का क्या होता है? विरंजन होता है। परवाल विनाश को रोकने के लिए तापमान वृद्धि और समुद्री परिवर्तन को परवाल भित्ति विनाश को की मूंगा द्वीप का विनाश को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग में जो वृद्धि हो रहा है उसमें कमी करना पड़ेगा और समुद्री प्रदूषण को भी नियंत्रित करना पड़ेगा, तब परवाल बचेगा। नहीं तो परवाल पहले नष्ट होंगे, उसके बाद परवाल विरंजन से परवाल द्वीप जो बने हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। इस प्रकार ये क्लास पूरी तरह समाप्त हुआ और 2 क्लास या 3 क्लास और लेंगे हम ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसके बाद पूरी तरह क्लास खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा? क्लास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। कमेंट में अपना कमेंट दीजिए, जिससे मैं प्रेरित होकर वीडियो में सुधार कर सकूं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, जिसमें हम लोग सागरीय तापमान एवं लवणता, सागरीय निक्षेप और परवाल भित्तियों के बारे में भली भांति से पढ़े। दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं, ये अगर ढंग से पढ़ लीजिएगा तो इसका एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाले नहीं। आप कोई बच्चे नहीं है दोस्तों,
आप अगर पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने क्या अर्जित किया। तो आप अवश्य पढ़िए और हमारा पीडीएफ भी लीजिए। पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो हमको कॉल कीजिए 7004960735 पर हमको कॉल कीजिए। तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा चलता है आस्था जीएस का, जो आस्था जीएस के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, उससे जोड़ देंगे और संबंधित वीडियो का सभी पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये था आज का क्लास दोस्तों। इसी के साथ मैं अब क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।